सिर्फ पत्रकार नहीं हैं, उन्होंने क्लासरूम से हजारों पत्रकार तैयार किए हैं। था कोई वक्त आया जब सोचा हो कि अब पत्रकारिता नहीं होगी, छोड़ देते हैं? मीडिया कर्मी तो जीवन भर मीडिया कर्मी रहता है। क्या सरकार की आलोचना करना अब पहले से कठिन हो गया है या ये सिर्फ एक धारणा है? असल में मीडिया है क्या? इस भूमिका को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमको सरकार का पक्ष लेना चाहिए या सरकार का विरोध करना चाहिए, वो विपक्ष का काम है। हमारा सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, हमारा एक ही पक्ष है, जनपक्ष। बिल्कुल। तो 88 की बात कर रहा हूँ तो 1000 रुपये था। जब मैं पीटीआई में आया 6 साल बाद तो 2500 रुपये से शुरू किया मैंने। 1000 तनख्वाह कमाने वाला एक लड़का आज कितनी सैलरी ले रहे हैं? पत्रकारिता ने बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या कुछ छीना आपसे? महीने में 15 दिन तो मैं एक सूटकेस में रहता था। मेरी बड़ी बिटिया का तो मैंने बचपन देखा ही नहीं। मीडिया विश्वविद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो वो पत्रकार पैदा कर रहे हैं, पत्रकार तैयार कर रहे हैं या सिर्फ डिग्री धारक? देश में अनएम्प्लॉयमेंट समस्या नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी समस्या है। क्या आज की पत्रकारिता की पढ़ाई में एथिक्स की जगह सिर्फ टेक्नोलॉजी ने ले ली? हम क्या टेक्नोक्रेट्स को तैयार कर रहे हैं या जर्नलिस्ट को तैयार कर रहे हैं? बढ़ा चढ़ा के, सनसनी फैला के, समाज में नफरत फैला के, समाज में गलतफहमियां पैदा करके मुझे नहीं लगता है कि हमको पत्रकारिता करना चाहिए। क्या पत्रकारिता मिशन से कमीशन और अब एल्गोरिदम पर पहुंच चुकी है? पत्रकारिता में शरण आया है, मैं मानता हूँ, लेकिन समाज को भी चिंता करने की आवश्यकता है कि उसके कारण क्या है, पत्रकारों की हालत क्या है। तो पत्रकारों को जो न्यूनतम मजदूरों को दिया जाता है उससे भी कम दिया जाता है। एक अखबार ही है, एक अखबार छपने में अगर आप प्रिंटिंग हाउस में पूछेंगे तो एक अखबार के छपने में 30 से 40 रुपये लगते हैं। हम पैसे कितने देते हैं? 4 या 5। विदेशों में अखबार बहुत महंगे हैं, भारत में हम लोग 4-5 रुपये। तो ये 35 रुपये कौन देगा? तो जो देगा उसकी भाषा ही मीडिया बोलेगी। अंग्रेजी में कहा था, when they were asked to bend, they crawled। टीआरपी और यूट्यूब व्यूज ने पत्रकारिता की आत्मा को छीन लिया है। अब आप कुंभ मेले को देखिए, आपको दिखाई दिया तो आईआईटी बाबा दिखाई दिए, आपको दिखाई दिया तो मोनालिसा दिखाई दी। आज मोबाइल जर्नलिज्म को कैसे देखते हैं? लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने का जो हमने जो उम्मीद रखी थी सोशल मीडिया से, वो अफसोस है। अगर आज प्रोफेसर केजी सुरेश साहब को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगे आप? मैं नियंत्रण का पक्षधर नहीं हूँ, नियमन का पक्षधर हूँ। तो सोशल मीडिया का भी नियमन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हो। सिर्फ प्रिंट के लिए हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, इसको एक व्यापक मीडिया काउंसिल बनाने की जरूरत। जो कहीं भी दुकान में बैठकर नहीं चला रहे हैं, जिनका अपना एक पहचान है, उनका एक रजिस्टर बनना चाहिए। चुनाव में मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगता है, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे पत्रकारिता में आने के लिए पूछे तो क्या बिना झिझक हाँ कहेंगे? तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि मना कर दो, थोड़ा बहुत भी, एक जीवन भी अगर मैं परिवर्तन कर सकूं मेरे माध्यम से तो वो मेरी सफलता होगी। पत्रकारिता जिसे कभी एक जुनून, एक मिशन कहा जाता था, लेकिन आज उसी पर टीआरपी, फेक न्यूज़ एजेंडा, डिजिटल एल्गोरिदम के आरोप लगते हैं। सवाल ये भी है, क्या मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है या फिर सत्ता, सवाल और बाजारों के बीच एक संस्थान बनकर रह चुका है? देखिए, कुछ लोग सिर्फ खबरें नहीं करते, वो पीढ़ियों को खबर सिखाते हैं। वो सिर्फ पत्रकार नहीं हैं, उन्होंने बल्कि पत्रकारिता की सोच और पत्रकारिता की आत्मा को गढ़ा है। और ऐसे ही आज के हमारे जो स्पेशल पॉडकास्ट विद दीपा राणा के स्पेशल गेस्ट हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पत्रकारिता को न्यूज़ रूम से देखा भी है, सत्ता के गलियारों से समझा भी है और क्लासरूम से हजारों पत्रकार तैयार किए हैं। पीटीआई और दूरदर्शन में कई बड़े पदों पर रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक रहे, एशिया की सबसे बड़ी मीडिया यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और अब इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर, जिन्होंने पत्रकारिता और शिक्षा के बदलते दौर को समझा
और जहां गए वहीं बदलाव किया। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में वेलकम है प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी। नमस्कार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ये अच्छा। पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है जी। क्योंकि केजी सुरेश सर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता को देखा भी है, जी। एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, जी। वाइस चांसलर रहे हैं, डायरेक्टर हैं अभी। जी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी और जो हमारे लाखों व्यूअर्स हैं उन्हें भी। सबसे पहला सवाल तो मैं ही करूंगी क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को पत्रकारिता में बिताया है, उसे गढ़ा है, उसकी आत्मा को सींचा है। आज के इस बदलते दौर में जहां पत्रकारिता पर कई सारे आरोप लगते हैं, आज के युवा को जो पत्रकारिता में आ रहे हैं उन्हें क्या समझाना चाहेंगे? असल में मीडिया है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। शायद पहली बार मुझे किसी ने इस तरह का सवाल पूछा, मीडिया है क्या? मीडिया एक माध्यम है। न मीडिया का काम सत्ता में किसी को बनाना है या सत्ता से किसी को गिराना है। मीडिया का काम है जनता को शिक्षित करना, सूचित करना और प्रेरित करना। सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करना, जी, ये हमारी भूमिका है। लेकिन कई बार हम इस भूमिका को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमको सरकार का पक्ष लेना चाहिए या सरकार का विरोध करना चाहिए। वो विपक्ष का काम है। सरकार के पक्ष के लिए सरकार का दल जी। है अपना, है ना। हमारा काम है, मैं कई बार कहता हूँ कि ना हमारा सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, हमारा एक ही पक्ष है, जन पक्ष। बिल्कुल सही। अगर जनहित में सरकार काम कर रही है उसका समर्थन करना है, अगर जन विरोधी है तो उसका विरोध करना है। लोगों में जागरूकता पैदा करना है, मानसिकता परिवर्तन लाना है, समाज में बदलाव लाना है। हम सामाजिक विषयों पर चर्चा ही नहीं करते। हम सिर्फ राजनीति से हम इतने, एक तरह से कहते हैं कि अंग्रेजी में शब्द है ऑब्सेस्ड, ये जुनून। हम लोग इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि हमको राजनीति के सिवा 142 करोड़ के देश में कुछ और दिखता ही नहीं है। हालांकि इतना कुछ है समाज में। जी। तो मैं समझता हूं कि उन विषयों पर, समाज से जुड़े विषयों पर हमको चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन उन विषयों पर चर्चा बहुत कम होती है। समाज में कैसे परिवर्तन लाया जाए। गांधी जी ने जो पत्रकारिता की, या जितने भी हमारे स्वाधीनता सेनानी थे उन्होंने जो पत्रकारिता की, उसमें एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। गांधी जी जैसे कहा करते थे कि मेरा उद्देश्य एक तो अंग्रेजों के खिलाफ तो है ही, लेकिन समाज में परिवर्तन लाना है। इसलिए उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया जैसे पत्रिकाएं शुरू की। दूसरा उन्होंने कह दिया कि मुझे सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना है, मानसिकता में परिवर्तन लाना है। तीसरा उन्होंने कह दिया मुझे जनता को जागरूक करना है। अब हम वो सब छोड़ चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि मीडिया क्या है, ये तो मीडिया कर्मियों को समझने की जरूरत है कि मीडिया क्या है। तो आपने अच्छा सवाल पूछा। जी, मुझे लगता है इस आपके जवाब से कई जो यूथ हैं जो अभी मीडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें समझ आएगा कि मीडिया है क्या। मीडिया में जज नहीं बनना होता, एक माध्यम बनना होता है, एक ब्रिज बनना होता है। केजी सुरेश सर पीटीआई में एज अ ट्रेनी ज्वाइन की, फिर एक जुनूनी रिपोर्टर बने जी। आईआईएमसी में महानिदेशक रहे आप, माखनलाल चतुर्वेदी की वाइस चांसलर। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मैं पहले शुरू मैंने किया। मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी का पहला एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ और वहाँ मैं पढ़ाता था पार्ट टाइम। जी। आईआईएमसी में भी पार्ट टाइम पढ़ाता था। उसके बाद इतना बड़ा पद मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद अभी जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सर अभी आईएचसी के डायरेक्टर हैं। सबसे इस पूरे जर्नी में सबसे कठिन फैसला कौन सा रहा? कठिन फैसला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैंने मीडिया छोड़ने का निर्णय लिया, एक्टिव मीडिया कर्मी तो जीवन भर मीडिया कर्मी रहता है। अभी भी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ कई चैनलों में, कई जगह मेरे लेख भी छपते हैं। तो अभी मैं पॉडकास्ट में जिनसे बात कर रही हूँ वो खुद को पत्रकार समझते हैं या डायरेक्टर? पत्रकार तो देखिए मैं जीवन भर हूँ। जीवन भर ये पद तो आते जाते रहेंगे। पत्रकार और शिक्षक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पद तो आज है कल नहीं है। कई पदों पर रहा हूँ तो वो पद कोई शाश्वत नहीं है।
लेकिन अगर शाश्वत है, शाश्वत तो वैसे इंसान भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ हमारे जीवन में के है। अंत तक रहेगा तो वो उसमें मेरे लिए कम से कम, मेरा पत्रकार होने से मुझे कोई नहीं छीन सकता, मेरे शिक्षक होने से मैं जीवन भर शिक्षक रहूँगा, जीवन भर पत्रकार रहूँगा। तो जब मैं पत्रकार से शिक्षक बनने का मैंने पूर्णकालिक शिफ्ट लेने का जब निर्णय लिया तो निश्चित ही मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे कि क्या ये उचित रहेगा। तो मुझे लगा कि ये एक नया आयाम है और मेरा एक जनसंचार के एक विद्यार्थी होने के नाते जनसंचार के हर आयाम को समझने की आवश्यकता है। तो मैं जनसंपर्क में भी रहा, वो भी एक आयाम है। जी। तो मुझे लगा कि मीडिया शिक्षा भी मीडिया का ही आयाम है और एक उम्र के बाद आपके अनुभव के आधार पर शायद आपको जो कमियां लगती है मीडिया में उसको अगर दुरुस्त करना है तो अगले पीढ़ी को तैयार करना ठीक रहेगा। तो उस दृष्टि से मैंने बहुत कुछ अपने सोच को अमली जामा पहनाने का कोशिश किया जहाँ भी मैं गया और मुझे खुशी है कि वो जितने भी मैंने शुरू किए वो सब आज भी उतने ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी। यंग एज में जब आप पत्रकार थे, जब एक्टिव जर्नलिज्म चल रही थी, तब कभी ऐसा कोई वक्त आया जब सोचा हो कि अब पत्रकारिता नहीं होगी, छोड़ देते हैं? नहीं, पत्रकारिता में एक फेज़ ज़रूर था, बाद में वो ठीक हो गया था जब तनख्वाहें बहुत कम थी और घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। कम उम्र में ही माता पिता का जाना हुआ तो जिसके चलते जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, लेकिन गलत काम नहीं करना है, गलत तरीके से पैसा नहीं बनाना है। तो जो मैं पार्ट टाइम टीचर जो बना वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए बना था, पैसों की तंगी की वजह से। पैसों के तंगी की वजह से। तो ये कहते हुए, लेकिन बाद में उससे प्यार हो गया। मीडिया में मीडिया पैसा है? विद्यार्थियों के नहीं, शुरुआती दौर में तो नहीं था। अगर जब हम किसी- लोगों के, अब मेरे, आप ये सोचिए कि मेरा जो है पहला जो सैलरी था 1988 की बात कर रहा हूँ, वो 1000 रुपये था। जब मैं पीटीआई में आया तकरीबन आप समझ लीजिए 6 साल बाद, तो 2500 रुपये से शुरू किया मैंने, है ना। तो उस वक्त तो घर की जिम्मेदारियां भी थी, तो ऐसे में निश्चित ही जो है उतने मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया था, लेकिन फिर हम लोगों का वेज बोर्ड आया, बहुत सारे परिवर्तन हुए, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हुआ, तो तनख्वाहें ज़रूर बेहतर हुई। अभी तो काफ़ी इंडस्ट्री में अच्छे घराने भी हैं जहाँ अच्छी तनख्वाहें मिलती है। वो जो तंगी और गुर्बत के जो दिन हैं वो तो अब नहीं रहे। 1000 तनख्वाह कमाने वाला एक लड़का आज कितनी सैलरी ले रहे हैं? खैर सैलरी तो देखिए मेरा जो है, क्योंकि इससे हम वो नाप सकेंगे आपका सरकार में जो डायरेक्टर के पोस्ट में जो मतलब मेरा जो है सचिव के समानांतर पद है भारत सरकार में, तो उसमें जो भी पे स्केल है उतना मिलता है कि किसी चीज़ की जो है अय्याशी करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन सुविधाजनक तरीके से अपने और अपने परिवार को चलाने का आवश्यकता उसके अनुसार। तो ये मान लिया जाए अगर कोई पत्रकारिता में आना चाहता है तो पैसा देखकर ना आए, जुनून और शौक देखकर आए। बिल्कुल, देखिए पैसा तो किसी भी पेशे में अगर पैसे को आपने तवज्जो दिया शुरुआत में, तो मैं नहीं कहूँगा कि वो एक डॉक्टर ही अगर MBBS अभी किया है और MBBS करते ही अगर आप पैसा करने लग गए तो आप अपना MD करिए, आप अच्छे अच्छे अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टर बनेंगे तो अपना एक नाम हो जाएगा, तो लोग कुछ भी देने के लिए तैयार है। अनुभव आज जो है मतलब आप वकीलों को देखिए, जितने आप वरिष्ठ वकील होते हैं आपके एक एक कोर्ट अपीयरेंस में लाखों रुपए मिलते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो अभी वकालत कॉलेज से निकला ही हूँ, मुझे अभी उतना मिले, नहीं मिलेगा। तो सब्र तो चाहिए अगर आप सही रास्ते में चलना चाहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी की अब तक की जर्नी में ऐसी कौन सी खबर, ऐसा कौन सा इंटरव्यू रहा जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है?
नहीं, वैसे तो मैं बहुत लोगों से मिला हूँ मेरे इसमें कार्यकाल में। आप वो खबर पूछ रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा असर किया या सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया? आपको प्रभावित किया? मुझे प्रभावित किया तो मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित ही मैंने बहुत सारे ट्रेजेडीज़ देखे। बहुत त्रासदियाँ मेरे सामने हुई। गुजरात में भूकंप हुआ, गुजरात में सैलाब आया, रेलवे के कई ये उपहार फायर ट्रेजेडी मेरे आंखों के सामने हुई। इन सबको रिपोर्टिंग किया। तो इन सब चीज़ों से मैंने चरखी दादरी का मिड एयर कोलिशन कवर किया, जब 2 हवाई जहाज़ आपस में टकरा गए थे और दोनों के पैसेंजर्स मृतक होके नीचे टुकड़े-टुकड़ों में पड़े हुए थे। मैंने वो नज़ारा भी देखा। तो ये नज़ारा सब देखने के बाद आपका जो है जीवन के प्रति भी थोड़ा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो इस तरह की घटनाओं ने निश्चित ही मेरे को जो है एक तरह से मनुष्य के जीवन के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी दिया मुझे कि ये मात्र सिर्फ सुख और आनंद या सिर्फ करियर और यही नहीं है। ये देखिए, ये भी एक जीवन है। मैंने उन इलाकों में गया जहाँ बहुत गुर्बत भी देखी, बहुत जहालत भी देखी और तो लोगों के प्रयास भी देखे, अथक प्रयास देखे, संघर्ष देखा। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन को निश्चित ही मेरे पत्रकारिता ने ही मेरे जीवन को शेप किया है। इसमें मुझे कहते हुए कहीं कोई संकोच नहीं। पत्रकारिता ने बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या कुछ छीना आपसे? छीना तो सिर्फ यही है कि देखिए, मैं क्योंकि हार्डकोर फील्ड रिपोर्टर था, महीने में 15 दिन तो मैं एक सूटकेस में रहता था। यानी कि इतनी यात्राएं मेरी होती थी कि एक बार यात्रा से आया नहीं कि अगली यात्रा के लिए पेटी तैयार होती थी। तो परिवार के लिए शुरुआती दिनों में जो समय देना चाहिए था, वो मैं नहीं दे पाया। 12-14 घंटे काम करने की एक आदत जो आज भी है, लेकिन हाँ, पहले की दृष्टि में, तुलनात्मक दृष्टि से आज समय परिवार को ज़्यादा दे पा रहा हूँ, उस समय उतना नहीं दे पाया। तो मैंने तो एक तरह से देखा जाए तो मेरी बड़ी बिटिया का तो मैंने बचपन देखा ही नहीं, आनंद नहीं लिया उसका। तो समय देने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन उस तरीके से नहीं। तो ये ज़रूर इसका एक कई जगह परिवारों को लेकर लोग घूमने जाते हैं, इधर उतना समय नहीं मिलता था और एक्टिव रिपोर्टर होने की वजह से। तो ये ज़रूर एक जो परिवार और मित्रों को जिस तरह बाकी अन्य पेशों में जो समय दिया जा सकता है, वो इसमें नहीं दे पाया मैं। या तो मेरे अंदर जुनून था, मैं पेशे का दोष नहीं कहूँगा, शायद मैं ही उसमें कुछ अगर समझौता कर लेता तो शायद परिवार को ज़्यादा समय दे पाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मीडिया शिक्षा को आपने किस नज़रिए से बदलने की कोशिश की? देखिए, मैं तो नीति में तो देखिए, जब नीति को लेकर चर्चाएं 18-19 में हुई तो कई जगह भाग भी लेने का प्रयास किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से तो मीडिया के बारे में कुछ उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन सरकार ने जो LOCF कमेटी बनाई UGC की, उसमें सदस्य ज़रूर मैं रहा। अभी भी उसका करिकुलम फ्रेमवर्क फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन मुझे 2-3 चीज़ों को बहुत, मैंने पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो मैंने शिक्षा नीति के आने से पहले से ही लागू करना शुरू कर दिया। यानी कि 2020 में आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 2016 में मैं IIMC का महानिदेशक बना। तो IIMC में मलयालम, मराठी, संस्कृत, उर्दू, ये सब पत्रकारिता जो इन सब भाषाओं में मैंने शुरू की। तो मैं समझता हूँ कि भाषा को जो महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया है, उसको मैंने तभी से लागू करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कही है। 2020 में मैंने 2017-18 में ही अपने सिलेबस के अंदर जो है, मैंने नाट्यशास्त्र और भारतीय संचार पद्धतियों को मैंने समाहित किया।
यानी कि समय से पहले ही मैंने काम शुरू कर दिया। जी। तो मैं समझता हूँ कि बाकी माखनलाल पहले विश्वविद्यालयों में थे देश के जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। हमारे पास कुछ भी नहीं था रेफरेंस के लिए, सिर्फ पॉलिसी और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग के कुछ गाइडलाइंस थे। उसी के आधार पर हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए थे उनको हमने बुलाया और उनके से परामर्श करके हमने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। और हमारे तो पहले बैच के बच्चे भी निकल गए 4 ईयर कंप्लीट करके। तो बहुत अच्छा लगा कि 2020 में ही हमने पहले विश्वविद्यालयों में थे जिन्होंने उसको लागू किया। आज के मीडिया विश्वविद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो वो पत्रकार पैदा कर रहे हैं, पत्रकार तैयार कर रहे हैं या सिर्फ डिग्री धारक? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कई बार हम लोग एक बात कहते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट समस्या नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी समस्या है। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी समस्या है। क्या हम लोग रोजगार के लायक हैं या नहीं, उनके अंदर वो दक्षता है या नहीं, उनके अंदर वो कौशल है या नहीं। तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भारत सरकार ने भी अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसे इंडस्ट्री के वो किस तरीके से शिक्षा में लेकर आए इसका प्रयास किया है। मैं समझता हूँ और प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि विद्यार्थियों को इस वक्त क्या हो रहा है उस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, इसके बारे में उनको जानकारी, सभी सुविधाएं, सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो हर कॉलेज के पास हो। शायद ये आर्थिक दृष्टि से और हमारे जिस तरीके से खासकर जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उनमें संभव नहीं होगा। लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी में, मोबाइल तो सबके पास है, बिल्कुल, तो मोबाइल के आधार पर तो हम सिखा सकते हैं जी। तो कम संसाधनों में भी हम बेहतर शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा विद्यार्थियों को कैसे दे सकते हैं, तभी वो इंडस्ट्री के लिए सार्थक रहेंगे। अन्यथा फिर किताबी बातें सिखा के कोई मतलब नहीं है। कम से कम मीडिया के क्षेत्र में तो किताबी थ्योरी अपनी जगह थोड़ा सा फाउंडेशन को मजबूत करता है, बस वहीं तक है उसकी भूमिका। और अगर कोई आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन इंडस्ट्री में आना है तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि आज की पत्रकारिता की पढ़ाई में एथिक्स की जगह सिर्फ टेक्नोलॉजी ने ले ली है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं कई बार बोलता हूँ कि हम क्या टेक्नोक्रेट्स को तैयार कर रहे हैं या जर्नलिस्ट को तैयार कर रहे हैं। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस्ड हो गए, एथिक्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि नैतिक पक्ष बहुत आवश्यक है। और उसमें पत्रकारिता में नैतिकता मतलब सनसनी से बचे रहना। मैं समझ सकता हूँ आज के जो मजबूरियाँ हैं, टीआरपी जैसे बहुत मजबूरियाँ हैं, लोगों को आईबॉल्स, विजिट्स, हाँ, आपके यूनिक विजिट्स, आपके हिट्स, एंगेजमेंट्स, कन्वर्जेशंस सब बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन साथ साथ हम बढ़ा चढ़ा के, सनसनी फैला के, समाज में नफ़रत फैला के, समाज में गलतफहमियां पैदा करके मुझे नहीं लगता है कि हमको पत्रकारिता करना चाहिए। उससे हमें बचना चाहिए। इसकी शिक्षा भी देने की बहुत आवश्यक है। वही आपने कहा कि पत्रकारिता का जो मिशन था वो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है, उसकी ज़रूरत है कि हम एथिक्स पर काम करें। अगला सवाल भी मेरा वही है, क्या पत्रकारिता मिशन से कमीशन और अब एल्गोरिदम पर पहुंच चुकी है? देखिए, कमीशन शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं करूँगा इसमें कहीं। देखिए, हम समाज से, हम कोई स्वर्ग से उतर कर नहीं आए हैं पत्रकार। तो आज जिस समाज की जो कमियां हैं वो उनमें भी शायद मिलेगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और अपवाद को एक जनरलाइज करना भी ठीक नहीं है। लेकिन हमको भी देखना पड़ेगा कि आज पत्रकारों का सामाजिक सुरक्षा का क्या सवाल है। कोविड में हमने देखा कितने लोग बेरोजगार हो गए, तो क्या उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए क्या? मैं सिर्फ सरकारों को नहीं कह रहा हूं, उद्योग को सोचना नहीं चाहिए क्या कि
कम से कम कुछ न्यूनतम आय की व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक आय का भी, जब हम मजदूरों के लिए आय तय करते हैं, लेबर का एक आपका तय है कि मिनिमम वेजेस क्या है, हर राज्य में तय है जी। है ना। तो जब उनके लिए तय है तो पत्रकारों के लिए क्यों नहीं? कई जगह तो पत्रकारों को जो न्यूनतम मजदूरों को दिया जाता है उससे कम दिया उससे भी जाता कम दिया जाता है, ये सच्चाई है ना। तो इसको भी तो देखना चाहिए ना। तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता में क्षरण आया है, मैं मानता हूँ, लेकिन समाज को भी चिंता करने की आवश्यकता है कि उसके कारण क्या है, पत्रकारों की हालत क्या है। आज मीडिया जो उपभोक्ता है, हमें न्यूज़ तो चाहिए लेकिन न्यूज़ के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर चैनल है वो फ्री टू एयर है, FTA जिसको कहते हैं। आपने पेड चैनल, विदेशों में सारे पेड चैनल हैं, आपको अगर सब्सक्राइब करना हो तो पेड करना होगा, लेकिन इंडिया में भारत में मैक्सिमम फ्री टू एयर है चैनल्स, यानी कि आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपका जो केबल का जो कैरियर चार्ज है वो देना है। उनको, केबल को भी पैसे देना पड़ता है, OTT प्लेटफॉर्म्स को भी देने होते हैं, जितने भी आपके डिश और जितने भी एंटीना और सारा कुछ है ना, जो भी उसके उस प्लेटफॉर्म्स को भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके कैरियर चार्जेस होता है। और चैनल के 50 और प्रशासनिक और बाकी खर्चे होते हैं, कहाँ से आएगा? एक अखबार ही है, एक अखबार छपने में अगर आप प्रिंटिंग हाउस में पूछेंगे तो एक अखबार के छपने में 30 से 40 रुपए लगते हैं। हम पैसे कितने देते हैं? 4 या 5 रुपए। विदेशों में अखबार बहुत महंगे हैं, भारत में हम लोग 4-5 रुपए, तो ये 35 रुपए कौन दे रहा है? तो जो देगा उसकी भाषा ही मीडिया बोलेगी ना। बिल्कुल। जो विज्ञापन देगा, आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो, तो पत्रकार या मीडिया हाउस वो विज्ञापनदाताओं के पास जाएगी, वो प्रायोजकों के पास जाएगी, स्पॉन्सर के पास। जो स्पॉन्सर करेगा उसकी भाषा बोलेगी। फिर आप उम्मीद करें कि 4 रुपए मैं दूं और 40 की वो मेरी बात करें। तो उपभोक्ताओं को भी, पाठकों को भी, दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी सोचने की जरूरत है कि अच्छा मीडिया चाहिए तो आपको भी जेब ढीले करने पड़ेंगे। आप सिनेमा हॉल में जाके 500 रुपए का पॉपकॉर्न खा लेते हैं, लेकिन आप एक अखबार का सब्सक्रिप्शन या एक चैनल का सब्सक्रिप्शन देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, OTT प्लेटफॉर्म के लिए आप पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप चैनल देखने के लिए, लेकिन आपको देखते रहना है चैनल फ्री में। ये मानसिकता से हमको, लेकिन ऐसा नहीं लगता सर, ये सिर्फ दर्शकों के अलावा सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप, मैं पक्षधर नहीं हूँ किसी भी तरीके से। सरकार से हम ये उम्मीद करें, ठीक है सरकार सपोर्ट करें, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई सपोर्ट होता है तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। आप अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पूरी तरह सरकार के विज्ञापनों पर निर्भर है, सरकार से फंड पर निर्भर है, विज्ञापन फिर क्या आप सरकार की आलोचना खुलकर कर पाएंगे? क्या कोई भी सरकार हो, बिल्कुल है ना, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो आपको अपना आय का व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन पाठकों को भी अपना योगदान देना पड़ेगा, दर्शकों को भी अपना योगदान देना पड़ेगा। तो एक रूल ऐसा बना दिया जाए जैसे फॉरेन कंट्रीज में आपने बताया कि सब्सक्राइब के लिए या उन चीज़ों के लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा रूल आए तो शायद, देखिए, सरकार तो ये रूल नहीं ला सकती है, क्योंकि ये तो मीडिया घरानों को तय करना है कि उनके प्रोडक्ट को उनको किस कीमत पे देना है। उसमें तो सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई मैंडेटरी आप आओ, क्योंकि कल को दूसरे मीडिया वाले तैयार नहीं हुए उसके लिए, कहते कि नहीं हम तो फ्री टू एयर दे सकते हैं, है ना। तो अखबार फ्री में बांटते हैं एयरपोर्ट्स में और कई जगह, क्योंकि उनको सर्कुलेशन इतना होगा तभी जो है उनको विज्ञापन मिलेगा। बिल्कुल ये तो एक चक्रव्यूह है, सर्कुलेशन नहीं है तो विज्ञापन नहीं मिलेगा।
सर्कुलेशन के लिए लोग अगर पैसा दे के खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो आपको फ्री में बांटना पड़ेगा। एक एक सवाल है जो हर जगह आपको इस वक्त भारत में हर गली चौराहों पर सुनने को मिलेगी। एक आरोप, गोदी मीडिया, प्रोपोगेंडा मीडिया। आपने कभी ये सुना है? या जब मैं अभी ये सवाल आपसे कर रही हूँ तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, ये खासकर मैं ये कहूँगा कि एक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज एक मीडिया में एक ध्रुवीकरण हुआ है। हमारे समय में भी था, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में था नहीं। तब भी कई अखबारों का लाइन बहुत क्लियर था। कोई सत्ता पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, कोई सरकार में जो भी है उसके खिलाफ था, तो उसके कोई ऐसे भी थे जो कोई भी सरकार में कोई भी दल आ जाए उसके समर्थन में आ जाए। लेकिन ये जो विजुअल मीडिया जो आ गया है, टेलीविज़न और ये बाद में डिजिटल, इसके आने के बाद ये बिल्कुल खुलकर दिखाई देने लगा है। एडिटोरियल लाइन या एडिटोरियल पॉलिसी, संपादकीय नीति, ये पहले भी थी। लेकिन अखबार कितने लोग पढ़ते थे? जो पढ़े लिखे होते थे, साक्षर होते थे, वो पढ़ते थे। लेकिन चैनल और डिजिटल जो है ये सब के सब देख रहे हैं, तो सब वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अब खुल के दिखाई दे रहा है। और देखिए, बाजारवाद भी हावी हो गया है। मैं सरकारों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इसका नहीं ठहराता, क्योंकि 1977 में जब लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त जो बाद में उप प्रधानमंत्री बने, वे मोरारजी देसाई सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे। तो उनसे आपातकाल के दौरान, आपातकाल तो सबसे खतरनाक समय था, बिल्कुल, जब सेंसर होता था, 10,000 के ऊपर पत्रकारों को कैद कर दिया गया था, एजेंसियों को विलय कर दिया था, बहुत सारे काम हुए। तो उस वक्त के बारे में पूछा तो उन्होंने एक बहुत ही मशहूर डायलॉग उस वक्त दिया, जो आज भी पत्रकारिता के इतिहास में उसको कई बार उद्धृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि, अंग्रेजी में कहा था, व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे क्रॉल्ड। जब उनसे, यानी कि अखबार के मालिकों से, जब झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लग गए। तो ये प्रवृत्ति तो पहले से ही मीडिया में रहा है कि जो भी है उनको खुश करो, कुछ, ये एक प्रवृत्ति रही है। दूसरा, वैचारिक मंथन भी हुआ इस देश में, ये भी आप मना नहीं कर सकते कि पहले एक नैरेटिव चलता था और आपने देखा कि फिर राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद एक नया नैरेटिव चल पड़ा, एक वैकल्पिक नैरेटिव। तो ये जब दो नैरेटिव में खुलकर स्टैंड लिया जाने लगा, तो फिर एक दूसरे पर आरोप, आपने शब्द सही उपयोग किया, तो कोई उसको गोदी मीडिया कहने लगा, कोई उसको जो है लोधी मीडिया कहने लगा, तो कोई उसको जो है प्रोपोगेंडा मीडिया, एंटी नेशनल कहने लगे। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगता रहा। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि एक वैचारिक दृष्टि से एक ज़्यादा ध्रुवीकरण ये आपके विजुअल मीडियम के आने के बाद और स्पष्टता से दिखाई दे रही है, जो शायद प्रिंट मीडिया के समय में उतना नहीं दिखाई दी थी। एक सवाल ये भी है, क्या टीआरपी और यूट्यूब व्यूज ने पत्रकारिता की आत्मा को छीन लिया है? नहीं, बिल्कुल, इसमें फिर बड़ा ही सतही होने लगा ना विषय। अब आप कुंभ मेले को देखिए। कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे पवित्र जो है एक उत्सव है, 12 वर्ष में एक बार आता है, और पिछला जो हुआ था प्रयागराज में तो 144 वर्ष बाद हुआ जी। अब उसका एक धार्मिक महत्व है, उसका एक आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन आपको कहीं भी सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में ये नहीं दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया तो आईआईटी बाबा दिखाई दिए, आपको दिखाई दिया तो मोनालिसा दिखाई दी। आपको कहीं भी वो जो एक आध्यात्मिक उसका जो पक्ष है, लाखों करोड़ों, भाई माना जा रहा है कि 60 करोड़ लोग आए थे, यानी कि देश के आबादी की आधी आबादी वहां स्नान करने आई थी। इतना बड़ा एक मेला,
आपको क्या एक माला पिरोने वाली, आपको वो, मैं नहीं कह रहा, हमारे समय में भी कलर स्टोरी होता था, साइड स्टोरी होता था, वो सब हम लोग भी दिखाते थे, लेकिन वो मेन स्टोरी कब से बना? भारत एआई समिट कराता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, वैश्विक स्तर पर हम एआई समिट कराते हैं, और एआई के जितने बड़े लीडर्स हैं, एआई इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, वो दिल्ली में पधारते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, और एआई समिट पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन हमारे सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में चर्चा का विषय क्या था कि उसमें कई भागीदारों में, प्रतिभागियों में, एक स्टॉल में एक विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जो है चीनी एक रोबो को लेकर आए, और वो रोबो जो है को उन्होंने भारतीय अपना खोज बताकर लोगों के सामने प्रस्तुत की। वो दिनों तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि एआई समिट का महत्व कहीं है ही नहीं, सिर्फ उस विश्वविद्यालय का, उस निजी विश्वविद्यालय ने कि एक विभाग ने एक रोबो कुत्ते को लेकर आए, वो बन गया पूरा चर्चा का, विमर्श का विषय। क्या ये होना चाहिए था क्या? साइड स्टोरी को लीड स्टोरी बना दिया जाता है सिर्फ व्यूज के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा कि उस विषय को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो मेन विषय तो नहीं हो सकता ना। आपका इतनी बड़ी उपलब्धि है, आपके पूरे विश्व में आपका डंका बज रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जो काम कर, हमें एक अवसर मिला वैश्विक स्तर के जो दिग्गज हैं उनको सुनने का, उनके टेक्नोलॉजी को देखने का, उसको शोकेस करने के बजाय हमने एक अलग ही आख्यान खड़ा कर दिया। तो ये जो तोड़ मरोड़ के चीज़ों को परोसना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। उससे लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं, न प्रेरित हो रहे हैं, न समाज को उसका कोई लाभ मिल रहा है। जी सुरेश जी, जिन्होंने पत्रकारिता को जिया है, पत्रकार तैयार भी किए हैं, वीसी रहे, डायरेक्टर रहे, महानिदेशक रहे, वो आज मोबाइल जर्नलिज्म को कैसे देखते हैं? मोबाइल जर्नलिज्म से क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ है या फिर फेक न्यूज़ का बाजार बढ़ा है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब मोबाइल जर्नलिज्म आया तो यही माना गया कि मीडिया का लोकतांत्रिकरण हुआ है। वो विषय जो शायद मुख्य धारा की मीडिया के हाशिए में थी, उनको अब महत्व मिलेगा। वो विषय जो नदारद थी मीडिया से, उनको अब ज़्यादा महत्व मिलेगा, उनको ज़्यादा दिखाई दिया जाएगा। उन तबकों के बारे में, उन पिछड़े वर्गों के बारे में, दूर दराज में रहने वालों के बारे में, उन सबको महत्व मिलेगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कुछ कुछ अच्छे काम हुए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वही आपके टीआरपी और विज्ञापन और इन सब के चक्कर में हम बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, हम गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं। तो जो लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने का जो हमने जो उम्मीद रखी थी सोशल मीडिया से, वो अफसोस है कि वो उस तरीके से वही सारी कमियां जो मुख्य धारा की मीडिया ग्रसित थी जिनसे, उस सबसे सोशल मीडिया भी बाधित हो गई और ज़्यादा संख्या में बाधित हो गई। तो इसका क्या कोई उपचार है? उपचार ये है कि पब्लिक के अंदर मीडिया साक्षरता बढ़नी चाहिए, मीडिया के समझ को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग जितने शिक्षित और समझदार होंगे, मीडिया की मजबूरी हो जाएगी उसको भी उसी तरह की बात करना। जब तक लोग संकुचित, संकीर्ण सोच से ऊपर नहीं उठेंगे, जातिगत, मजहबी, भाषाई, स्थानीय, जिसे कहते हैं प्रांतीय, इन सब सोच में सिकुड़ कर जब तक लोग रहेंगे, तब तक ये एजेंडा परोसते रहेंगे। जब हम उससे ऊपर अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे, हम सभी समीकरणों को जो है, जो जातिगत
भाषाई समीकरणों से ऊपर उठकर हम एक नागरिक दूसरे नागरिक के बारे में चिंतित है, हम उनको संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक ये लोग करते रहेंगे। उनको उनका बाजार है उसमें। बिल्कुल। अगर आज प्रोफेसर केजी सुरेश साहब को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया जाए अरे तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मंत्री की तो बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो चाहता हूँ कि एक तो जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रेस परिषद, इसको भारतीय मीडिया परिषद में तब्दील करने की आवश्यकता है। और मीडिया में जो रेगुलेशन या नियमन, मैं नियंत्रण का पक्षधर नहीं हूँ, नियमन का पक्षधर हूँ। तो सोशल मीडिया का भी नियमन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हो। सिर्फ प्रिंट के लिए हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, इसको एक व्यापक मीडिया काउंसिल बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, एक नेशनल मीडिया रजिस्टर बनाने की ज़रूरत है, जिससे जितने भी शिक्षित मीडिया कर्मी हैं, जिनके पास शैक्षणिक भी योग्यता है और जो कहीं भी दुकान में बैठकर नहीं चला रहे हैं, जिनका अपना एक पहचान है, उनका एक रजिस्टर बनना चाहिए। जिस तरीके से एक डॉक्टर को लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसी तरह एक वकील को भी लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर वो उन नैतिक मापदंडों के विरुद्ध काम करता है और उस पर शिकायत जाती है, चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जाए या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाए, तो उनको ये अधिकार है कि उस वकील या डॉक्टर का जो है लाइसेंस को रद्द कर दें। मीडिया में भी वो होना चाहिए कि अगर लगातार किसी के खिलाफ उल्लंघनों का पूरा एक श्रृंखला जुड़ जाए, तो उसको फिर पत्रकारिता प्रैक्टिस करने का अधिकार से वंचित करना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, चाहे वो चैनल हो, अखबार हो। तो ये नियमन बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि साक्षरता, मीडिया साक्षरता स्कूल के पाठ्यक्रम से लेकर शुरू होना चाहिए। हर बच्चे को, ये नहीं कि सिर्फ मीडिया के विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को मीडिया साक्षरता होनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जी। क्या सरकार की आलोचना करना अब पहले से कठिन हो गया है या ये सिर्फ एक धारणा है? नहीं, मैं तो देखता हूँ कि खुलकर कई लोग आलोचना करते हैं। अभी आपने देखा कि ये राम मंदिर में जो घटना हुई, उसको लेकर सभी चैनलों में चर्चा हो रही है। E20 जो अपना फ्यूल है, इथेनॉल को लेकर जो है पूरे चैनलों में चर्चा है। लेकिन चर्चा ये भी रहती है आम जन के बीच में, अगर मीडिया भी खुलकर बोले तो शायद उसको भी दबा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए। देखिए, कितने लोग आज सोशल मीडिया में वर्तमान सरकार को, केंद्र हो या राज्य हो, उनकी आलोचना करते हैं। कितने यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं। तो मुझे तो आलोचना कई जगह दिखाई देती है, सोशल मीडिया में लोग खुलकर लिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ, हाँ, अगर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तब तो कार्रवाई तो होगी। तो यानी कि आप मीडिया कर्मी हैं या मीडिया चैनल चला रहे हैं, उसके आड़ में आप कोई असामाजिक या कानून विरोधी काम नहीं कर सकते हैं। या ब्लैकमेल। अगर आपने ईडी को वायलेट किया है, ईडी के नियमों को, तो ईडी का छापा तो पड़ेगा, है ना। अगर आपने फिनेंशियल इरेगुलरिटी किया है, अनियमितताएं की आपने आर्थिक, तो वो आप सिर्फ क्योंकि मीडिया कर्मी हैं, हाँ, मीडिया के दृष्टि से अगर आप पर छापा पड़ रहे हैं तो फिर जरूर सोचा जाएगा कि भाई किस कारण से पड़ा है। लेकिन अगर आपके अन्य गतिविधियों के कारण आप पर छापा पड़ रही है, तो फिर वो तो आपको भी, वो जो लोग शीशे के मकान में रहते हैं, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हर चुनाव में मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगता है, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, पेड न्यूज़ की बात तो पहले भी सामने आई है, चुनाव आयोग ने भी इस बात को कहा है, और पेड न्यूज़ के आधार पर महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो पेड न्यूज़ तो चिंता का विषय तो है ही,
और ये एक सच्चाई है कि चुनाव के दौरान जो है मीडिया को अपने पक्ष में लाने का सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। तो मीडिया घरानों का भी दायित्व है ये, और राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि वो प्रोपेगेंडा या गलत चीज़ों को परोस कर नहीं, अपितु विश्वसनीय जो बातें हैं उसके आधार पर जो है चुनाव लड़े, वोट मांगे। लेकिन ये तो ज़्यादा अपेक्षा करना हुआ। लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को जागरूक अगर रहने में हम पेड न्यूज़ से प्रभावित नहीं होंगे। हमारे मन में, वो कहते हैं कि पहले जब पत्रकार लिखते थे तो लोगों के मन में उत्सुकता थी क्या लिखा है, इंतजार रहता था। आज लोगों के मन में ये है कि क्यों लिखा है। वो उसमें उसकी नीयत पर प्रश्न करने लगते हैं कि इन्होंने ऐसे लिखा है तो ये कारण होगा, ऐसे लिखा है तो ये कारण होगा। तो ये जो परिवर्तन आया है ये पत्रकारिता की विश्वसनीयता के लिए उचित नहीं है। आज की पत्रकारिता के सिलेबस में अगर प्रोफेसर साहब को कुछ ऐड ऑन करना हो तो क्या कौन से 3 विषय आप ऐड करना चाहेंगे? 3 विषय है। आप जितने चाहे बता सकते हैं, मेरा सवाल 3 पर है। नहीं, एक तो निश्चित ही जो एआई वगैरह तो सब पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं एथिक्स पे जोर दूंगा। नैतिकता हम नहीं पढ़ा रहे हैं। संविधान के बारे में कम जानकारी है। भारत के बारे में स्वयं पत्रकारों की जानकारी बहुत कम है। तो मैं एक तो अपने देश और जो सामान्य ज्ञान है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, रीडिंग मैंडेटरी करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि सबको पढ़ने की ज़रूरत है। बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं। बगैर पढ़े आप अच्छा लिख नहीं सकते हैं, बगैर सुने आप अच्छा बोल नहीं सकते हैं। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है। तो ये सब्र उनके अंदर, बच्चों के अंदर डालने की बहुत आवश्यकता है। और मैं कहूँगा कि ज़मीन पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि मैं पिछले कुछ वर्षों से रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में, मैं इसके जूरी में हूँ। और अच्छी खबरें आ रहे हैं, अच्छे रिपोर्टिंग भी हो रही है, मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन पहले जो क्रूसेड और कैंपेन अखबारों में होते थे चीज़ों को सुधारने के लिए, जिसकी वजह से मुझे याद है तिहाड़ जेल जैसे बदनाम जो कारावास था उसमें बहुत सुधार आई। तो वो जो सुधारात्मक पत्रकारिता है, जहाँ हम एक कैंपेन के तहत एक मुहिम चलाकर हम चीज़ों को सुधारते थे, वो अब कहीं नदारद ही हो गई है। किसी चीज़ को उस तरह का जो एक, आप अगर देखेंगे किसी समय में जेसिका लाल केस हुआ था या और भी जो बड़े तंदूर कांड हुआ था, तो मीडिया ने बहुत उसका फॉलोअप किया। तो फॉलोअप जर्नलिज्म भी अब कम हो गया है। चीज़ों को जब तक सुर्खियों में है तब तक उसको दिखा दिया, उसके बाद उसको भूल गए। फॉलोअप जो करना है, उसके बाद 1 महीने बाद क्या हुआ, 1 साल बाद क्या हुआ उस मामले का, उस पर जो ज़रूरत है वो कम हो गया है। और ये जो जांच पड़ताल की, जिसे कहूँगा मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो भी अब पहले के तुलना में कम हो गई है। इसको भी मैं बढ़ाने का काम करूँगा। और अंतिम जो है, मैं समझता हूँ कि विकास पत्रकारिता, ये अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। जन स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, ये ऐसे मूलभूत हमारे विषय हैं जिन पर हमको पत्रकारिता में और उजागर करने की आवश्यकता है। आपने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ त्याग बताए कि कैसे आपने अपनी बड़ी बेटी का जो बचपन था वो त्याग दिया, आपने वो नहीं देख पाए। हाँ, उतना नहीं जितना मैं हाँ, एक पिता के नाते देखना बिल्कुल जो देखना चाहूँगा। चाहिए था। एक सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। मीडिया जर्नी में कई जगह मैंने देखा है, मीडिया जगत में, कि फीमेल रिपोर्टर्स को जब कोई लड़की मीडिया लाइन में आती है
तो कई जगह हालाँकि उसे प्रेरित भी किया जाता है, लेकिन कई जगह कहा जाता है कि मीडिया फीमेल्स के लिए सही नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मैंने ऐसे फीमेल कोलीग्स के साथ काम किया है जो मना कर देते थे। अगर मैं उनसे कहूँ कि भई आप तो बहुत दिनों से बिहार में, जैसे मुझे याद है मैं दूरदर्शन का संपादक था, तब बिहार में हमारी एक संवाददाता थी। तो उन्होंने पूरा कैंपेन किया, लेकिन उसके बाद चुनावी नतीजा आने में टाइम लगेगा। अब उनके बच्चा भी था। हुँ, तो एक कुलीग के एक सहयोगी के नाते एक सहानुभूति होती है कि भाई बच्चा अकेला है यहाँ, माँ वहाँ इतने दिनों से है। तो हमने उनसे कहा कि अब आप वापस आ सकती हैं, अब तो चुनाव तो ख़त्म हो गए। तो कह रही कि सर पूरा चुनाव आपने हमको इधर ही रखा, अब नतीजा आने तक भी रहने दीजिए ना। तो अब नतीजा भी आ जाए तो फिर हमने कहते हम तो आपके बारे में सोच रहे थे। ऐसे जज्बे वाले वो जुनून। जुनून जो है मैंने रिपोर्टर्स देखे हैं, और उतने ही शिद्दत के साथ, मैं तो रैदर ज़्यादा समर्पण का भाव के साथ मैंने देखा है महिला पत्रकारों में। तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, मैं तो कम से कम उसका पक्षधर हूँ। अभी इस पॉडकास्ट के दौरान ही संग्राम सिंह जी जो बहुत ही फेमस रेसलर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी हाल ही में उनका एक मैच है इंडिया पाकिस्तान के बीच। पॉडकास्ट के दौरान ही वो प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए उन्होंने एक लेटर भेजा कि कुछ कुछ मिनट्स चाहिए। तो अभी तक मुझे ये लग रहा था कि पत्रकारिता यानी कि मीडिया जगत के गॉडफादर हैं हाँ, प्रोफेसर केजी सुरेश जी। लेकिन अभी देखा कि फ्लाइट से कुछ मिनटों पहले ही वो आपसे मिलने आए, यानी कि सिर्फ पत्रकारिता के स्टूडेंट नहीं बल्कि स्पोर्ट्समैन भी आपको अपना गुरु मानते हैं। देखिए पत्रकारिता में आपका सर्वस्पर्शी होता है, आपका जो काम है। आप जीवन के जितने विविध आयाम हैं सभी लोगों से मिलते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, विद्यार्थियों से मिलते हैं। तो पत्रकारिता में आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है, और जब निस्वार्थ भावना से आप लोगों को समर्थन देते हैं, आपका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है कि मुझे ये इसके एवज़ में कुछ ये चाहिए। आप उनको समर्थन देते हैं तो उनको भी लगता है कि ये एक व्यक्ति है जिन्होंने हमें सम्मान दिया है, हमें समर्थन दिया है। तो आज के समय में वो निस्वार्थ भावना कम होती है। तो हम लोगों के रिश्ते पुराने बने हुए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे शुभचिंतक है और इनकी शुभकामनाएं हमें ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वो संबंध मैंने कहा ना, मैं पत्रकार जीवन भर पत्रकार होता है, और मैंने रिश्तों को निभाने का पूरा प्रयास किया है। बचपन में आपको क्या कहकर बुलाते थे आपके दोस्त, घर वाले? नहीं, बचपन में तो बहुत नाम होते थे, क्या-क्या नाम नहीं होते थे, लेकिन हाँ, मतलब आम तौर पर मेरे जो नाम के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मीडिया इंडस्ट्री में मेरे को केजी के नाम से ही लोग जानते हैं। तो और केजी केजी भाई, जो छोटे हैं उम्र में या इवन जो बराबर के हैं, वो केजी भाई बोलते हैं, और जो मुझसे वरिष्ठ हैं वो केजी बुलाते हैं। तो पत्रकारिता जगत में केजी के नाम से ही, हालांकि केजी हमारे यहाँ, मैं मूलतः केरल से हूँ, जी। और हमारे यहाँ जो पहला नाम होता है वो पिता का होता है। मेरा नाम तो सुरेश है, जी जो है वो गोविंद मेरे पिता का नाम है। तो हालांकि वो मेरे पिता को बुलाते हैं, लेकिन केजी आपके मेरा लिए नाम का एक सम्मान है, है। ये मेरे नाम का एक हिस्सा बन गया है। तो लोग आज भी अच्छा केजी हैं अपने वहाँ, केजी लेकिन आपकी तो टोन, आपके शब्दों में जी। कहीं वो केरल वाली वो केरल की भाषा या वो टोन कहीं झलकता नहीं? जी, अभ्यास का है। अभ्यास। हाँ, अभ्यास करे तो सब कुछ हो सकता बिल्कुल। है। मैं तो उस समय का पत्रकार हूँ जब हम लोग आकाशवाणी और बीबीसी सुनकर, उन दिनों टेप रिकॉर्डर होता था, तो टेप रिकॉर्डर में खाली टेप लेके आते थे, और हम समाचार पत्र हिंदी और अंग्रेजी के देखकर पढ़ते थे, और हम उसकी तुलना करते थे कि भाई आकाशवाणी में कैसे उसको पढ़ा गया या बीबीसी में उसको कैसे पढ़ा गया। इस तरीके से हमने अपने, जिसको कहते हैं उच्चारण को, अपने एक्सेंट को, टोन को हमने इम्प्रूव किया, क्योंकि कोई और ट्रेनिंग का हमारे माध्यम पास नहीं था। कोई लैब नहीं था। आजकल जैसे लैंग्वेज लैब है, डिक्शन लैब है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। पहले तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, उच्चारण कैसा हो, वर्तनी कैसी हो, ये हम ऐसे ही, मेरे को याद है रात को 2-2 बजे तक बैठ के मैं सारे रेडियो स्टेशन सुनता था,
तो ऐसे हम लोगों ने अभ्यास किया है। किस तो उम्र में आपने सोच लिया था कि आपको पत्रकार बनना है, रिपोर्टर बनना है? जब से मैं अखबार पढ़ने लग गया। वो उम्र क्या होगी? कौन सी क्लास होगी लगभग? वैसे तो घर में मेरे पिताजी बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि कर्मठ पाठक थे। हम्म अखबार को हेडलाइन से लेकर प्रिंट लाइन तक पढ़ते थे। तो वहीं से वो जुनून आया। तो वो उनको देखा देखी जो है अखबार पढ़ने लग गए। तो फिर मैं संपादक के नाम पर पत्र लिखने लगा बहुत कम उम्र में ही। स्कूल के दिनों में ही मेरे लेटर टू द एडिटर में नाम छपते थे। तो पड़ोसी रिश्तेदार सब कहते थे कि अरे सुरेश का नाम छपा है? पत्रकार तो वहीं से बन गए। तो उसका एक जुनून आ गया कि ये नाम जो छपने का, हाँ। कि भाई अपना नाम छप रहा है। भाई पहले तो उस उम्र में तो वही होता है ज़्यादा, नेम फेम। नेम फेम। तो वो लिखने लग गए, नाम और छपने लगा। और फिर समाज में जैसे जैसे उम्र बढ़ा, कॉलेज में गए, कुछ लगा कि शायद ये एक पेशा है जिसके माध्यम से सभी का तो नहीं लेकिन अगर कुछ जीवन भी अगर मैं परिवर्तित कर पाऊँ, किसी के जीवन में भी परिवर्तन ला पाऊँ तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर उस तरीके से, लेकिन फिर समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक समस्याएं, उस वक़्त उतने अच्छे पेमेंट्स नहीं थे इंडस्ट्री में। तो फिर साथ में मीडिया शिक्षा जुड़ गया। ऐसे ऐसे नए आयाम जुड़ते गए और फिर धीरे धीरे जो है, लेकिन इस बात की खुशी है, पलट के देखता हूँ तो बहुत बहुत पत्रकारिता, अच्छा पत्रकारिता करने का प्रयास किया बहुत। और उसमें कई नए प्रोग्राम्स हम लोगों ने शुरू किए। टेलीविज़न में भी बहुत प्रोग्राम में शुरू किए और लोगों को आज भी लाभ पहुंच रहा है उन चीज़ों का। बहुत अच्छी बात है। ये सवाल मैंने इसलिए ही किया क्योंकि एक कम उम्र का बच्चा जिसका फैमिली बैकग्राउंड पत्रकारिता से बहुत दूर थे और वो पहले ट्रेनी बने, रिपोर्टर, और आज वो दिन है जब उनसे मिलने के लिए बड़ी शख्सियत इंतज़ार कर रही है, उनसे मिलने के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए ईश्वर की कृपा है। इंतज़ार है। जी। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा जी। लगा क्योंकि वो जुनून, वो जज़्बा आज इस मुकाम तक जी, पहुँचा है। जी। एक सवाल है आपका, आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। अगर आज के इस दौर की पत्रकारिता को देखते हुए मैं पूछूँ आपसे, आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे पत्रकारिता में आने के लिए पूछे, तो क्या आप बिना झिझक हाँ कहेंगे? बोल दिया है मैंने। मेरी छोटी बिटिया पत्रकारिता में आ रही है जी। और मेरे कई मित्रों ने कहा कि मना कर दो। मैंने वो मना मना नहीं किया। करने के लिए लोग क्यों कहते हैं? क्या उनको आप लगता उनकी है सोच कि को समझ सकते हाँ, हैं? नहीं, बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि आमतौर पर आप पत्रकारों से बात करेंगे तो ज़्यादातर पत्रकार आपको यही बताएंगे कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा इसमें आए। हाँ, वही मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों? तो उसका कारण ये है कि संघर्ष बहुत है हुँ, और आज जो एक कंफर्टेबल लाइफ आप चाह रहे हैं वो शायद पत्रकारिता में बहुत नहीं। लंबे अरसे बाद जाके मिलेगा, जो शुरुआती दौर पे ही आपको कई अन्य पेशों में मिल जाता मिल है। जाता अब आप है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए या मैनेजमेंट के हो गए, आपके अच्छे अच्छे पैकेजेस में आज जो आप एसी, आज जो आप चेयर शुरुआत सब में मिल जो जाता है। पैकेजेस आज कई जगह मिल रहा है, वो हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव में वो पैकेज हमको मिलता है। बिल्कुल। ये पत्रकारिता में तो जरूर सब अपने बच्चों का हित ही हुँ। चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बच्चे कंफर्टेबल हुँ। रहे। तो लेकिन आपने मुझसे पूछा तो मैंने तो उसको हाँ कर दिया। मैंने कह दिया कि जाओ बिल्कुल करो पत्रकारिता। तो वो तो पत्रकारिता करेगी हमारी बिटिया जो है छोटी वाली। मैं एक चीज़ समझती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि सही है या नहीं। मैं समझती हूँ कि अगर कोई पत्रकारिता में आए तो ये सोच कर आए, माइंडसेट बना कर आए कि आप एक आर्मी जॉइन कर रहे हैं। जैसे आर्मी में आप टाइम नहीं देख सकते, आप धूप नहीं देख सकते, बारिश नहीं देख सकते, रात दिन नहीं देख सकते, ऐसे ही पत्रकारिता हाँ है। बिल्कुल, इसको अगर आप एक आम पेशे की तरह 10 से 6 की नौकरी वाले दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो फिर तो पत्रकारिता में मत आइए। एक वाक्य में अगर आप कुछ समझाना चाहे दर्शकों को कि जो पत्रकारिता ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या सोच कर आए, क्या माइंडसेट बना कर आए? थोड़ा बहुत भी, एक जीवन भी अगर मैं परिवर्तन कर सकूं मेरे माध्यम से तो वो मेरी सफलता होगी। यही सोच कर आए। कि एक जीवन को भी अगर मैंने थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया, थोड़ा भी परिवर्तन, इस अंधेरे में अगर एक चिराग भी अगर मैंने जलाने का मैं सफल हुआ, एक मोमबत्ती भी जलाने में मैं सफल हुआ, मैं समझता हूँ कि वो एक मिशन के साथ ही आपको आना चाहिए। बाकी चीज़ें, नाम, शोहरत, ये सब तो वक्त के साथ आएगा ही, लेकिन कुछ सामाजिक प्रतिबद्धता के बगैर इस पेशे में नहीं आना चाहिए। अगर आपको शुद्ध रूप से
व्यवसाय करना है, पैसा कमाना है, तब तो आप, वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, तो फिर आप अन्य पेशों में जाइए। लेकिन कुछ करना है समाज के लिए, कुछ बदलाव लाना है, चाहे वो मानसिकता में बदलाव क्यों ना हो, सोच में बदलाव क्यों ना हो, समाज में बदलाव क्यों ना हो। एक समाज के प्रति एक प्रतिबद्धता, जहाँ सर्दी के कड़ाके की सर्दी में जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लोग जब सड़क में बगैर कंबल के सो रहे हैं, तो आपके अंदर एक दर्द होना चाहिए। अगर मेरे लिए वो है एलिजिबिलिटी पत्रकारिता के लिए। तुम्हारे अंदर वो दर्द होता है उनको देखकर कि ये स्थितियां बदलनी चाहिए। बदल सकेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये परिस्थितियां बदलनी चाहिए। उनके सर के ऊपर भी एक छत चाहिए, उनको भी कपड़े ढकने के लिए चाहिए, उनके पेट में 2 वक्त का खाना जाना चाहिए, कोई बच्चे को भीख नहीं मांगना चाहिए। ये अगर आपके अंदर थोड़े भी आदर्श हैं, बगैर आदर्श के मत आइए। शायद आप शायद कभी कभी मोहभंग भी हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन आप जरूर लेके आइए कि सब कुछ हार के मत आइए कि अरे कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ धंधा है, समझौता ही करना पड़ेगा, इस मानसिकता के साथ मत आइए। और जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा अपना जीवन का अनुभव रहा है कि मैं जब जहां भी मैं रहा हूं, मैंने वहां, चाहे मेरे सहयोगी हो, चाहे मेरे संस्था हो, जो मुझसे यथासंभव हुआ वो मैंने करने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि एक जज्बे के बगैर, शुद्ध रूप से एक पेशाई तौर पर, प्योर हार्डकोर मर्सनरी या प्रोफेशनल, उस सोच के साथ इस पेशे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आपका ये जवाब सुनकर मेरा जुनून और दोगुना हो गया है, और मैं ये पुनः कह सकती हूँ रूप से कि 100% कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पत्रकारिता फील्ड में आना चाहते हैं, मीडिया जगत में आना चाहते हैं, वो भी इसी सोच के साथ शायद अब एंटर करें। आज जो पद है आपके पास, IHC के डायरेक्टर है आप, इंडिया हैबिटेट सेंटर की। इंडिया हैबिटेट सेंटर देश और समाज के लिए क्या काम करता है? जी, देखिए, भारत पर्यावास केंद्र 90 के दशक में स्थापित हुआ था। ये अपने आवासन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, उसकी स्थापना हुई है, हडको द्वारा स्थापित हुई है ये, और वर्तमान में आवासन मंत्रालय के जो सचिव हैं वही इसके अध्यक्ष भी हैं। इसका उद्देश्य एक शहर के अंदर किस तरीके से संस्कृति, अध्ययन, शिक्षा, कार्य क्षेत्र सब एक जगह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कैसे हम रह सकते हैं, इसका एक उदाहरण के रूप में इसका निर्माण किया गया। आज भी इसका कोई सानी नहीं है पूरे देश में। इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसा कोई सेंटर बना नहीं है पूरे देश में। ये पर्यावरण के क्षेत्र में, सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में, खुद भी इसके बिल्डिंग्स ऐसे हैं जहां सौर ऊर्जा से लेकर सभी, जिसको कहते हैं कि हम लोग रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, जो 3R कहते हैं जी। उसको हम फॉलो करते हैं। गृहा 4 रेटिंग्स में हम लोग हैं। हम लोग यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों के लिए तक कॉलेज फेस्ट हम यहाँ आयोजित करते हैं। साहित्य को बढ़ावा देते हैं। हैबिटेट, आवासन, शहरीकरण, इन सब विषयों को लेकर विचार मंथन होता है यहाँ। तो यह एक बौद्धिक केंद्र है, यह एक सांस्कृतिक केंद्र है, यह देश का एक थिंक टैंक है, जहाँ देश के जो सबसे वरिष्ठ लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वो एक मंच पर आते हैं, नीति निर्धारक हैं, और वो विचार मंथन करते हैं और उनको आगे चलकर नीतियों में, उसमें लागू करते हैं। लोग आते हैं, सिनेमा देखते हैं, सीखते हैं। 10,000 लोग आए थे जो पिछला मैंने हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल किया, 10,000 लोग, और हमने लोकतांत्रिकरण किया है। यहाँ के कुछ भवनों को छोड़कर या कुछ रेस्तरां को छोड़कर जो हमारे सदस्यों के लिए है, बाकी सब हमने सार्वजनिक करने का प्रयास किया है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। इसका लोकतांत्रिकरण का हमने प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बौद्धिक विकास, बौद्धिक जागरण के दिशा में, और देश में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल। और ये ज़िम्मेदारी, ये पद आप भली-भाँति सँभाल रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ कुछ नए आयाम लिखते हैं, जी। नई स्थापना करते हैं। और यहाँ भी इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी जैसे आपने बताया 10,000 लोग यहाँ पहुँचे, तो आपने नहीं, हमने यहाँ भी भारत नई बौद्ध चीज़ें केंद्र करी की हैं। स्थापना की, जिसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कई कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उत्सव श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसके माध्यम से स्थानीय भोजन, कभी सोचा नहीं जा सकता था कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में छठ पूजा हो सकती है। हम लोग यहाँ हम छठ मनाते हैं, छठ थाली देते हैं, ठेकुआ यहाँ रखते हैं, हम जो है लिट्टी चोखा रखते हैं। हम बहुत लोकतांत्रिकरण इसका हमने किया है। बहुत सारे उत्सव जो पहले नहीं मनाए जाते थे, और सिर्फ बड़े उत्सव मनाए जाते थे, आज यहाँ मनाया जा रहा है। तो हमने इसका जो है विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया है। हैबिटेट लर्निंग सेंटर है हमारा, जिसके माध्यम से हम गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको हम कंप्यूटर शिक्षा, साक्षरता प्रदान करते हैं। अभी कल ही एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने लगभग 150 बच्चों को हमने जो है प्रमाण पत्र दिए। तो ये हमने मिज़ोरम में तक हमने अपना एक्सटेंशन लर्निंग सेंटर खोला है। तो CSR के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सर जहाँ भी जाते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की है, क्योंकि आपका जीवन, आपकी जर्नी इतनी बड़ी है कि मैं जितनी भी बातें करूँ कम है, लेकिन हमने बहुत शॉर्ट मैसेज में समझाने की और दिखाने की कोशिश की है। आपका कभी कोई ऐसा वाक्य है जीवन में, कभी कोई ऐसा पल जिसने आपको दिल से छुआ हो? ऐसा कोई आप बताना चाहेंगे जो रह गया हो मेरी इस बातचीत में? नहीं, वैसे तो बहुत पल आपके जीवन में आते हैं, जहाँ आपको हकीकत के बारे में, आपको, जैसे कोरोना का एक काल था जिसने हमको दिखा दिया है कि हम कितने, मतलब कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। हम किस चूहे की दौड़ या रैट रेस कहते हैं उसमें लगे हुए हैं, जहाँ जेब में पैसा होने के बावजूद लोग अपने लिए ऑक्सीजन जैसे बेसिक जो है व्यवस्था नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि उसमें वो जीवन का जो एक पूरा दर्शन ही बदल गया। तो ऐसे जीवन में कई पल आते हैं जहाँ आपका पूरे विचार में परिवर्तन आ सकता है। ऐसे कई लोगों से आप मिलते हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं। मैं भी जीवन भर अपने मीडिया के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे लोगों को मैंने करीब से देखा, जिनको काम करते हुए देखा, जिन्होंने एक अमिट छाप मेरे जीवन में छोड़ी है। और कहीं ना कहीं उन सब अनुभवों का एक मैं कहूँ कि एकत्रीकरण का नाम ही KG सुरेश है। वो सारे अनुभव मिलाकर ही उसमें से अपने जीवन को कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जीवन भर आपको एक विद्यार्थी रहना है, सीखते रहना है। मैं सब कुछ जानता हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं। ये धारणा नहीं लानी। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, हर उम्र में सीखते हैं। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जो है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। एक गलत हैशटैग वाले, स्टार वाले एक मोबाइल नंबर पे मैंने गलती से दबा दिया। अब मैं दुनिया को मीडिया साक्षरता सिखाता हूँ, लेकिन खुद मुझसे भी गलती हो गई, फिर सीख गया मैं। सीखने की उम्र नहीं है। उम्र नहीं है, जीवन भर अगर आप एक विद्यार्थी के मनोभाव से, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो, विद्यार्थी के मनोभाव से रहेंगे, जीवन भर सीखते रहेंगे। लेकिन अगर आप में जिस दिन आप में ये अहम आ गया कि मुझे सब कुछ पता है, उस दिन आपका पतन शुरू होगा। और घमंड का कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना सम्मान है, हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है, हर व्यक्ति जो भी कर रहा है उससे आपके जीवन में भी असर पड़ रहा है। सब्जी वाला अगर सब्जी लेकर नहीं आएगा तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा। प्रेस वाला अगर इस्त्री नहीं करेगा तो मैं कपड़े ढंग के पहन के नहीं आ पाऊँगा। तो देखने में वो लगेंगे कि अरे उनका मेरे जीवन में क्या लेना देना। तो हर व्यक्ति मिलकर ही आपको
समाज के आप अभिन्न अंग हैं, सबका अपनी भूमिका है। मैं समझता हूँ कि इसको मानना, इसको सम्मान देना, उससे ही आपका जीवन का दृष्टिकोण बदले। बिल्कुल। आज के पत्रकारिता दौर में, आज के मीडिया जगत में आप किस एंकर को, किस जर्नलिस्ट को ये मानते हैं कि वो एथिक्स, फैक्ट्स तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के पत्रकारिता देखिए, करते किसी भी हैं? एक का नाम लेना तो उचित नहीं कुछ नाम होगा। ले दीजिए। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि दूरदर्शन में जैसे आज भी कम से कम रात को 10 बजे अगर आप खोलेंगे, उस पर भी आरोप है कि भाई बहुत ज़्यादा सरकारी समाचारों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन कम से कम पता तो चल जाता है कि देश में क्या हुआ, खेल कूद के क्षेत्र में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या हुआ, एक खबर तो मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत शोरगुल हो गया है। आक्रामकता की भाषा मीडिया की भाषा नहीं होनी चाहिए। अभी समझ में नहीं आता कि समाचार क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि उनके पड़ोस में क्या हुआ, उनके शहर में क्या हुआ, उनके देश में क्या हुआ, लेकिन आज हम एक ही विषय को पकड़ लेते हैं, उसको फिर पूरा महीनों तक उसी को चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा विश्लेषणात्मक समाचारों की आवश्यकता है, ज़्यादा वो समाचार जहाँ बहस के जगह कोई विशेषज्ञ से हम बात करके उस विषय को गहराई तक हम समझें, ऐसे विशेषज्ञों को लाने की ज़रूरत है। जैसे आप अन्य अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर देखते हैं, ये तू मैं और गाली गलौज, ये जो है ये नहीं, ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, जहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और थोड़ा राजनीति से हटकर भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। राजनीति लोकतंत्र का हिस्सा है, उसको तो महत्व मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे इतना नहीं कि हम सिर्फ उसी को ही दिखाते रहें। समाज में बहुत कुछ हो रहा है और आम लोगों के जीवन को भी डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। और वो बहुत कम, हम सिर्फ नेता ने क्या कहा, अभिनेता ने क्या कहा, उसी में हम इतने रम गए हैं कि 142 करोड़ उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनके सपने, उनकी आकांक्षा, उनकी शिकायतें, इन बातों पर हमारा ध्यान कम हो गया है। बिल्कुल, वो ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और यही आशा करूँगी कि जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, हमारा जो परिवार है, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। आपको कैसा लगा आज ये पॉडकास्ट? बहुत खूबसूरत लगा। मैं अभी आपके सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और मैं यही अपने विद्यार्थियों को भी बोलता हूं, सबको बोलता हूं कि आप सब लोग जो हैं, आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग व्यस्त रहें और आप सब लोग मस्त रहें। थैंक यू सर। तो हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में स्पेशल एपिसोड में स्पेशल गेस्ट के रूप में रहे प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश सर, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही, बताया कि मीडिया जगत में जो लोग आना चाहते हैं, जो युवा अपना फ्यूचर एज अ जर्नलिस्ट देखते हैं, उन्हें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी जर्नलिस्ट हैं, इस मीडिया जगत में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन्हें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सबसे स्पेशल पार्ट, क्या कुछ आपने सीखा इस पॉडकास्ट से, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं, हमारे नेक्स्ट गेस्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।